Good morning, all of you. Hope you are fine at home. So, let's begin with our SST chapter first, the Constitution of India. Here are some steps that we're going to follow. Let's us start the lesson with simple quiz and find out what you know about the Indian Constitution. हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये इसमें दिया हुआ है. Who is called the architect of Indian Constitution? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्किटेक्ट कौन है? व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कम इनटू द फोर्स? कब आया था कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में? हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर प्रेजेंटली इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन? कितने राइट्स उसमें इंक्लूड हैं? विच टाइप ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम इज लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन? कौन से डेमोक्रेटिक सिस्टम उसमें दिए गए हैं, लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन? कौन से हटाने हैं? विच टाइप ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम? विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड? किसका सबसे लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड में? तो ये हमारे कुछ दिए गए हैं पॉइंट्स जिनके बेसिस पे हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे. व्हेन इट बिकेम सर्टन द इंडिया वुड सून बी एन इंडिपेंडेंट सोवर्जन नेशन, our leaders decided that a free Indian would adopt a democratic system of governance. Thus, a year before 1947, preparations for drafting the details of a system of governance began. More than 2 years and 11 months later, the final draft of Indian Constitution was ready. In this lesson, we shall dwell upon the basic characteristics of Indian Constitution. इसमें क्या बताया गया है? बिकेम द सर्टन इंडिया वॉज बी एन इंडिपेंडेंट सोवर्जन नेशन. हमारा इंडिया कब फ्री नेशन बना? लॉर्ड नेशन. वुड बी एन इंडिपेंडेंट लॉर्ड नेशन. कब हमारा इंडिया फ्री हुआ था? आवर लीडर डिसाइडेड द फ्री इंडियन वुड अडॉप्ट अ डेमोक्रेटिक सिस्टम. और हम लोगों ने डिसाइड किया था कि अब हम डेमोक्रेटिक सिस्टम अप्लाई करेंगे, अडॉप्ट करेंगे. 10 ईयर बिफोर 1947 के पहले से प्रिपरेशन चल रही थी डिटेल्स में. सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बिगेन, कैसे स्टार्ट करना है. मोर देन 2 years and 11 months लेटर द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज रेडी. 2 साल 11 महीने से ज़्यादा हम टाइम लगा था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में. इस लेसन में हम ड्वेल अपॉन द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स करेंगे, यानी कि इन सब टॉपिक्स पे हम ध्यान से पढ़ेंगे. ड्वेल मतलब ध्यान देना किसी चीज़ पे, ठीक है. व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन? फर्स्टली कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? और कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बॉडी ऑफ प्रिंसिपल एंड आइडियोलॉजिकल टेनेट्स अकॉर्डिंग टू विच अ नेशन और एन ऑर्गेनाइजेशन इज गवर्न. एक कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? एक बॉडी ऑफ प्रिंसिपल होते हैं, ऐसे विचारों की, ऐसे आइडियोलॉजिकल के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं जो कि हमारा गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन उस अकॉर्डिंग चलेगा, उस अकॉर्डिंग गवर्न होगा. यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है ऐसे प्रिंसिपल्स या ऐसे रूल्स जिसके अकॉर्डिंग हमारा गवर्नमेंट चले या हमारी ऑर्गेनाइजेशन रन करे. द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द रिटन लॉ ऑफ लैंड. The governance of a country is carried out on the basis of the provision contained in the constitution. कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? एक रिटर्न लॉ होता है ऑफ द लैंड. यानी कि इंडिया है तो वी हैव अ रिटर्न लॉज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. उसे ही हम कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलते हैं. हमारे पास रिटर्न में कुछ रूल्स होते हैं, गवर्नमेंट को वही फॉलो करना है, तो उनके अकॉर्डिंग हमारी कंट्री रन करती है. द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री इज कैरिड आउट ऑन द बेसिस ऑफ अ प्रोविजन कंटेन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. जो गवर्नेंस थी हमारी कंट्री की वो कैसे कैरिड आउट हुई, कैसे आगे बढ़ी? ऑन द बेसिस ऑफ प्रोविजन कंटेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशंस. यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जितना भी कंटेंट था, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, उसके अकॉर्डिंग हमारी कंट्री कैरी फॉरवर्ड होगी. यानी कि उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया. एक कॉन्स्टिट्यूशन ऐसी चीज़ होती है जिसमें ऐसे हमारे सारे कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं और उसी के आगे हम उनके बेसिस पे चलते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमारी गवर्नमेंट और हमारी कंट्री रन करती है. हैंस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री lays down a certain basic and inviolable rules that both the government and people have to follow. उसमें क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी कंट्री होती है, लेज डाउन ऑन सर्टन बेसिक एंड इनवॉयबल रूल्स. कुछ बेसिक और इनवॉयबल रूल्स, यानी कि जो रूल्स विच कैन नॉट बी चेंज्ड,
विच कैन नॉट बी चेंज। ऐसे रूल्स होते हैं हमारे कंट्री के जिस पे बोथ गवर्नमेंट एंड पीपल यानी कि सिटीजन ऑफ द कंट्री एंड द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री हैव टू फॉलो दोज रूल्स। It define the power of the organs of a government as also the right of the citizens। इससे हमें क्या पता चलता है कि गवर्नमेंट की क्या पावर है गवर्नमेंट के पास और सिटीजन्स के क्या राइट्स हैं। It also defines the relationship between various organs of government themselves as also with the citizens। इस ये वेरियस हमें ये भी बताता है कि गवर्नेंस की खुद में क्या पावर है। सबको सपोज हर एक लीडर की अलग अलग पावर होती है, तो जब हम रूल्स के अकॉर्डिंग चलेंगे तो गवर्नमेंट में खुद को भी पता पड़ेगा कि इसके पास क्या पावर है। सपोज प्राइम मिनिस्टर हैं तो उनके पास अलग पावर है, हमारे प्रेसिडेंट हैं उनके पास अलग पावर है, और जैसे स्टेट वाइज डिवाइड हो जाता है तो फिर हमारे CMs आते हैं, MLAs आते हैं, पार्षद आते हैं, तो सबके अलग अलग एरियाज़ के अकॉर्डिंग उनकी अलग अलग पावर होती है। तो जब हम रूल्स के अकॉर्डिंग चलेंगे तो सबको अपनी पावर का पता चल पड़ेगा, और जो सिटीजन्स हैं वहाँ पे जो रहते हैं उनके पास क्या राइट्स हैं, वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, उनको उनका पता चलता है। अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सुप्रीम इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड इट रिप्रेजेंट द वैल्यूज़ एंड विजन ऑफ इट्स फाउंडिंग फादर्स। कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी महत्व चीज़ है डेमोक्रेटिक कंट्री की जो हमें उसकी वैल्यूज़ और विज़न बताता है। फाउंडिंग फादर्स यानी कि जो हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताते हैं, जो जिन्होंने लिखे हैं वो उनकी वैल्यूज़ बता रहा है, यानी कि जो राइट्स उन्होंने लिखे हैं उनमें उनके वैल्यूज़ बताए गए और उनका विज़न बताया गया। विज़न यानी कि उन्हें क्या करना है, इन राइट्स और रूल्स के अकॉर्डिंग वर्क करके वो किस विज़न को पाना चाहते हैं, वो ये बताया गया है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज द कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स सिग्निफिकेंस। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स द राइट ऑफ द सिटीजन्स। कॉन्स्टिट्यूशन क्या बताता है, प्रोटेक्ट किसको प्रोटेक्ट करता है, सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, जेंडर, रिलीजन और क्रीड टू विच दे बिलोंग। वो किसी भी कास्ट, जेंडर, रिलीजन, क्रीड किसी से भी बिलोंग करें वो उनको प्रोटेक्ट करता है। यानी कि सपोज कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा मेन सबसे महत्व पॉइंट है हर किसी को इक्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है, हर किसी को हर चीज़ पे इक्वल राइट्स हैं। तो चाहे वो किसी भी कास्ट से हो, उसका जेंडर कुछ भी हो, रिलीजन कुछ भी हो, वो किसी भी जगह से बिलोंग करता है इंडिया में, तो वो उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। क्योंकि एक बार कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया कि सभी लोगों के ये राइट्स हैं तो वो सबके लिए इक्वल रहेंगे, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, किसी भी जेंडर से हो, मेल हो, फीमेल हो, किसी भी रिलीजन से हो, हिंदी, मुस्लिम, पंजाबी, एनीथिंग, उन सब के लिए राइट्स सेम रहेंगे। सो इट क्रिएट्स ट्रस्ट अमंग द पीपल एंड बाइंड्स देम टुगेदर इन अ वन हार्मोनियस होल। वो क्या करता है, ये एक ट्रस्ट क्रिएट करता है और सभी लोगों को बाइंड देम टुगेदर इन अ हार्मोनियस होल, एकता में लाता है, यानी कि सबको एक साथ मिला के रखता है। क्योंकि सपोज कोई रिच पीपल हैं, वो पैसे दे के कुछ भी कर सकते हैं, वो गरीब नहीं कर सकता। लेकिन अगर उनके जो रूल सेम होंगे कि नहीं आपको तो इसी अकॉर्डिंग चलना है, आपका फ़ीस इतना ही है, आपको ये सब चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी, तो वो एक गरीब भी कर सकता है और एक अमीर भी कर सकता है। तो सबके लिए रूल सेम होंगे, तो इट इज़ पुटिंग देम टुगेदर इन अ होल हार्मोनियस, वन हार्मोनियस, एक साथ समाज में ला रहा है और एक साथ उन्हें रख रहा है। ओके, नेक्स्ट कम देयर आर सम पॉइंट्स आगे दैट लेट्स सी। It limits the power of three organs of the government: legislature, executive and judiciary. It does restrict the abuse of a power by those officials and leaders who carry out governmental administrative function. कभी कभी क्या होता है, जिनकी किसी को अगर पावर मिली हुई होती है तो वो अपने पावर का मिसयूज़ कर लेता है कि भाई आपको हमने लीडर बना दिया, आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, तो वो एक गलत चीज़ हो गई। जो हमारे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी है, इनके भी पावर्स की लिमिट है, इनके लिए भी रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है कि आप इस चीज़ को इतना ही यूज़ कर सकते हैं, इस चीज़ को इतना ही यूज़ करते हैं, उसके अगेंस्ट, उसके आगे आप नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो उनकी पावर को भी रेस्ट्रिक्ट कर दिया है ताकि वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल नहीं करें, उनकी पावर के भी कुछ लिमिट्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इट लेज डाउन द प्रोसीजर ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट एंड डिफाइंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ये एक गवर्नमेंट का प्रोसीजर बताता है कि गवर्नमेंट किस तरह से फॉर्म होगी
और उनका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर करता है, यानी कि किसके पास क्या पावर्स रहेंगे। हमारे लेजिस्लेचर्स के पास अलग पावर है, एग्जीक्यूटिव के पास अलग पावर है, जुडिशरी के पास सबको। आई गिव यू एन एग्जांपल, इंडिया है, इंडिया में अलग अलग काफ़ी स्टेट्स हैं, तो हर स्टेट का अलग अलग सीएम बना हुआ है, उनके पास अपनी अलग पावर है। उसके बाद हर डिस्ट्रिक्ट के लिए, स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट्स के लिए अलग अलग एमएलएज बने हुए हैं, उनकी अलग पावर्स हैं। फिर छोटे छोटे गांव आ गए, नगर परिषद आ गए, उनके अलग लीडर्स हैं, परिषद हैं, तो उनके पास, सबके पास अलग अलग पावर्स होती है, ठीक है। तो ये डिवाइड करता है पावर्स को कि किसके पास कितनी पावर होनी चाहिए और वो उसे कैसे यूज़ कर सकता है। Next point, it makes a special provision to protect the interest of minority communities in country. It also ensures that no dominant group use its power to suppress other less privileged group. जो हमारे यहाँ पे minorities communities हैं, ये उनको भी हेल्प करता है, माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ को भी हेल्प करता है, ओके, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में। इट ऑल्सो इंश्योर दैट नो डोमिनेंट ग्रुप यूजेज इट पावर टू सप्रेस अदर, ये इसको भी इंश्योर करता है कि कोई डोमिनेंट ग्रुप, यानी कि डोमिनेंट का मतलब होता है रूल करना, अपनी चलाना, तो ऐसे ग्रुप्स नहीं क्रिएट हो जाए जहाँ पे जो लेस प्रिविलेज ग्रुप हैं उनको सप्रेस किया जाए, उनको दबाया जाए। सपोज़ कोई बात चल रही है, तो कोई रिच पीपल का ग्रुप है और कोई पुअर पीपल का ग्रुप है, तो उसमें रिच पीपल ही आ रहे हैं, पुअर पीपल को बात, तो ये इसके लिए भी इंश्योर करता है, उनके राइट्स को भी प्रोटेक्ट करता है कि कहीं माइनॉरिटीज़ जो हैं उनको कम ना मिले, किसी चीज़ में राइट्स सही से मिले, किसी चीज़ में दबाया ना जाए, ये सब क्लियर किया जाता है। इट गारंटीज next point, it guarantees certain fundamental rights to the citizens which protect them from abuse or misuses of power by government. It also defines the duties of the citizens. ये हमें गारंटी देता है कि जो भी कुछ राइट्स हैं हर एक सिटीज़न के, वो उसको प्रोटेक्ट करें, विच प्रोटेक्ट देम, ऐसे कुछ राइट्स बनाता है जो उन्हें प्रोटेक्ट करता है। जो कोई पीपल है, सपोज़ आपका कोई लीडर बन गया, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो आपके ऊपर मनमर्जी चलाएगा, आपको अब्यूज़ करेगा या आपसे गलत काम कराएगा, आपका मिसयूज़ करेगा। तो वहाँ पे ऐसे भी राइट्स हैं जो कि बताते हैं कि आप लोग सेफ़ हैं, आप इनके अंडर में सेफ रहेंगे, या आपको इतना ही कर सकते हैं कंट्रोल, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। सपोज़ आपके लिए कुछ राइट्स बना दिए, तो आप उनके अकॉर्डिंग ही वर्क करेंगे। आपके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी होते हैं राइट्स के साथ में, तो ऐसा नहीं है कि आप रूल फॉलो कर रहे हैं तो आपके साथ ज़बरदस्ती कोई भी काम करा ले जाए। तो ये भी गारंटी देते हैं कि आपके लिए सिटीजन जो यहाँ के हैं उनके साथ कुछ गलत ना हो, उनका मिसयूज़ ना हो, उन्हें कोई अब्यूज़ ना कर सके। Next point, it defines national goals which form the basic foundation on which the present and future of the country rest upon. ये ऐसे गोल्स को सेट करता है जिस पे हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर डिपेंड करता है, यानी कि हमारे प्रेजेंट के लिए इन्होंने रूल बना दिए। अब वो रूल ऐसे भी होंगे जिनसे हम प्रोग्रेस कर सकें ताकि हमारा फ्यूचर अच्छा हो जाए, ओके। In the regards of Constitution emphasize upon democracy, socialism, secularism, etc., which form the core ideology of our national conscience. ये एक ऐसी आइडियोलॉजी क्रिएट कर देते हैं, एक बेस से ऐसी आइडियोलॉजी कोड से, यानी कि एक बेस से ऐसी आइडियोलॉजी क्रिएट कर देते हैं जो हमारे नेशन के फ्यूचर के लिए अच्छा हो। यानी कि आप प्रेजेंट में सपोज यू आर स्टडिंग इन 8th स्टैंडर्ड, आपको ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बताएंगे जिस पे आप वर्क करोगे तो आप अपना आगे जाके एग्ज़ाम सही दे कर पाओगे, फिर 9th में जाके और इम्प्रूव करोगे, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें जो आपको प्रेजेंट में भी हेल्प कर रही है और आपको फ्यूचर भी सिक्योर कर रही है। लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड विच द रिसेंट हिस्ट्री ऑफ नेपाल। अंटिल रिसेंटली नेपाल वॉज अ मोनार्ची। नेपाल में कौन सी गवर्नमेंट फॉलो कर रहे हैं? मोनार्ची। द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल विच हैड बीन अडॉप्टेड इन 1990, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट किया था? 1990 में। रिफ्लेक्टेड द फैक्ट दैट द फाइनल अथॉरिटी रिसेटेड विद द किंग। वहाँ पे क्या होता है, सिर्फ एक किंग बन जाता है, उनके पास ही सारी अथॉरिटी होती है, वहाँ पे पीपल्स को कुछ नहीं पूछा जाता, कोई रूल्स नहीं होते, जो किंग ने बना दिया वही सब कुछ है, कोई रेगुलेशन या कोई राइट्स नहीं है, ओके।
A people's movement in Nepal fought for several decades for established democracy in 2006. फिर उन्होंने क्या किया, लड़ाई करना शुरू कर दिया, उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू किया, जिससे क्या हुआ 2006 में वहाँ पर डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हुई. दे फाइनली सक्सीड इन पुटिंग एन एंड टू पावर ऑफ अ किंग. उन्होंने क्या किया, किंग की पावर जो थी उसको एंड कर दिया फाइनली. द पीपल हैड टू राइट अ कॉन्स्टिट्यूशन टू एस्टेब्लिश नेपाल एज डेमोक्रेसी. फिर क्या हुआ, उनको एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखना था जिसका नेपाल की डेमोक्रेसी रन करेगी. The reason that they did not want to continue with the previous constitution is because it did not reflect the ideal of country that they wanted Nepal to be. उनको जो उनका प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन था उसको चेंज करने का रीज़न क्या था, क्योंकि वो उनको आइडियल नहीं लगा, उनको सही नहीं लगा. उनकी कंट्री के लिए वो भी जो भी कर रहे थे वो सही बात नहीं लगा, इसलिए उन्होंने प्रोटेस्ट किया और डेमोक्रेसी लाने के लिए बोला वहाँ पे. ठीक है. Nepal, by moving from a monarchy to a democratic government, needs to change all its constitutive rules in order to usher in a new society. अब नेपाल को मोनार्की से डेमोक्रेटिक पे शिफ्ट करना था, तो उनके सारे रूल्स रेगुलेशन पूरा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना था टू न्यू सोसाइटी में कन्वर्ट होने के लिए. दिस इज़ वाई द पीपल ऑफ नेपाल अडॉप्टेड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री इन 2015. इसलिए उन्होंने 2015 में अभी नया कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया. द पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ टू डिफाइन द नेचर ऑफ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम. उनको बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था कि कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम क्या होना चाहिए. फॉर एग्जांपल नेपाल अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटेड द कंट्री वॉज बी रूल्ड बाय द किंग. एक एग्जांपल उन्होंने दिया है कि पहले के कॉन्स्टिट्यूशन में ये था कि नेपाल को कौन रूल करेगा, वहाँ का एक किंग रूल करेगा और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कुछ उसके कम्युनिटी जो थे मिनिस्टर्स की, वो रूल करें. The Constitution plays a crucial role in laying out certain important guidelines that govern decision making with their society. उन्होंने क्या क्या कुछ क्रूशल रोल किए, यानी कि कुछ ऐसी गलत चीज़ें करी जो कि उन्हें नहीं करनी चाहिए थी, तो वो सब उन्होंने एक प्रॉब्लम क्रिएट कर ली है. इस वजह से उन्होंने चेंज करके क्या किया, मोनार्ची से वो डेमोक्रेटिक पे स्विच हुए. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे. वी विल बी कंटिन्यूइंग इट इन नेक्स्ट क्लास. Thank you. Hope you get all understand. If you have found any problem, then drop me a message.